हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था, आपकी एक बुक मैंने कल हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। तो आज मैं दूसरी बुक लेकर आई हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 6 से 12 में सामाजिक विज्ञान इतिहास में। तो इसमें भी हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं 6 से 12 तक की पूरी हिस्ट्री सॉल्व। तो अध्याय व सॉल्व पेपर्स है, आप देख सकते हो और इसमें सूची दे सकते हो। तो कक्षा 6 में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन सबसे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। आप देख सकते हो क्या, कब, कहाँ, कैसे, आरंभिक जीवन में मानव की खोज, भोजन संग्रह, आरंभिक नगर। ठीक है, तो ये पुरानी बुक के हिसाब से पूरा बना हुआ है मेरे ख्याल से। 7वीं या फिर नई की है, अभी हम देख लेते हैं। 7 का भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा सारा, जितना भी हिस्ट्री का है। 8 का भी एक जगह सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 9 से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि हमारा वो नहीं आता है वर्ल्ड, लेकिन फिर भी हम इसमें कर लेंगे। 10 के मिल जाएंगे, 11 के मिल जाएंगे और उसके बाद आपको 12 का मिल जाएगा। हाँ, तो है ना, क्वेश्चन आंसर। हम एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी एनसीईआरटी अब फिनिश हो गई है वैसे तो। और तो हम इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने अपना पूरी हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन पेपर्स लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं, किन किन पेपर्स में। तो हमें ये नहीं, इससे मतलब है हमें बस ये लगाना है कि हमें कहाँ से शुरू करना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब वीडियो थोड़ा सा आपका मैं बड़ा कर दूँ। तो कम से कम मैं सोच रही हूँ 100 क्वेश्चन तो हम लगाएं एक वीडियो में। नहीं तो 50 तो लगाना ही बनता है, लेकिन 50 के अभी तक हम 63 तो ऑलरेडी लगा ही रहे थे। तो 100 क्वेश्चन का टारगेट मैं लेकर चल रही हूँ। कम से कम 100 क्वेश्चन हम एक वीडियो में लगाएं तो हमारा जो है ना कंप्लीट हो पाएगा और भी बुक्स हम कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, बुक भी मैंने आपको दिखा दी है। तो ये मुझे टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड हुई थी। तो अगर आप भी चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो आराम से। और जिन्होंने भी इस बुक को अपलोड किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें पढ़ने को मिलती है और मैं आप तक पहुंचा भी पाती हूँ। तो चलिए अपना पहला इसका चैप्टर शुरू करते हैं, क्लास 6 का। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ऐसे तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 384 इसमें आप पूरे टोटल देख सकते हो, जिसमें से हम 7 पेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम 100 क्वेश्चन लेके रोज़ चलेंगे ना, तो बहुत जल्दी ये बुक भी फिनिश हो जाएगी और हम दूसरी बुक पे आ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अतीत के बारे में कैसे जानें। तो संस्कृत पांडुलिपियाँ निम्नलिखित में से प्रमुखता किस क्षेत्र से मिलती हैं। तो संस्कृत पांडुलिपियाँ जो हैं वो पांडुलिपियाँ दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकलता है। प्राचीन पांडुलिपियाँ उत्तरी भारत के कश्मीर तथा पश्चिमी भारत के गुजरात नामक स्थान से प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में भी इनकी प्राप्ति होती है। कोई भी विकल्प सही न होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया और ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। प्रारंभिक काल में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः इनका प्रयोग होता था। आगे चलकर पत्थर के शिलाओं और तांबे के ताम्रपत्रों पर भी पांडुलिपियों की रचना की जाने लगी। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी का प्रयोग कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। हेरोडोटस पहला इतिहासकार था जिसने इन स्रोतों का उपयोग कर अतीत का इतिहास लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस सामग्री की पहचान कीजिए जिस पर प्रारंभिक भारतीय काल में पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। तो प्रारंभिक काल में पांडुलिपियों की जो रचना है वो भोजपत्र पर की जाती थी। नेक्स्ट है, हेरोडोटस थे। तो हेरोडोटस जो थे वो एक पहले इतिहासकार थे। ठीक है, नेक्स्ट,
तो आपका है आरंभिक मानव की खोज से क्वेश्चन, तो चलो कर लेते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो आदि मानव ने पहले यह सीखा। आदि मानव ने पहले ये सीखा। तो आदि मानव ने पहले क्या सीखा? आदि मानव ने पहले सीखा है आग को उत्पन्न करना। यदि आदि मानव ने सर्वप्रथम आग उत्पन्न करना सीखा था, आदि मानव के द्वारा प्रयुक्त आग के चूल्हे का प्रमाण उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल पुक्षतला चिंतामणि से प्राप्त हुआ और कुरनूल गुफाओं से मानव अस्तित्व, लुप्त पशु तथा अग्नि के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। पाषाण औजारों के निर्माण से है। क्वेश्चन है, पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग डैश के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग जो है वो पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनमें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण इसको पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को सामान्यतः 3 प्रमुख उपकालों में विभाजित किया जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मई 1863 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पुरापाषाण उपकरण प्राप्त किया, जो कि एक हस्त कुठार था। मेसोलिथिक युग मध्य पाषाण काल में बागोर, लंगनाच आदि स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोगों ने गाय को छोड़कर कुत्ता, बैल, बकरी आदि जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल युग का पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल और नवपाषाण नियोलिथिक या नए पत्थर युग के बीच एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? तो यह पैलियोलिथिक या नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है, ये सही है। वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे, ये गलत है। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस वर्ष पुराणाश्मी पाषाण औजार खोज निकाले हैं। तो भैया किस वर्ष रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पुराणाश्मी पाषाण औजार खोज निकाले थे? तो 1863 की बात हो रही है। ये इसको छोटा ही करके पढ़ो गया। निम्न जोड़ी बताइए। तो पुराणाश्म युग जो है वो कटे हुए पाषाण के औजार है। ठीक। मध्याश्म युग जो है वो सूक्ष्म पाषाण में आता है। नवप्रस्तर युग जो है वो पॉलिशदार पाषाण के औजार आते हैं और ताम्र पाषाण युग में पाषाण ताम्र के औजार आते हैं। ठीक है। तो पुराश्म युग पुरापाषाण काल में कटे हुए पाषाण के औजार मिलेंगे। मध्याश्म युग मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण के औजार मिलते हैं। नवप्रस्तर युग नवपाषाण काल में हमें पॉलिशदार पाषाण के औजार मिलते हैं और ताम्र पाषाण युग पाषाण ताम्र के औजार मिलते हैं। अब है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत। असल में दावा और कारण की बात हो रही है। तो असल में आहार सूक्ष्म पाषाणी औजार पाषाणी कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन ताम्र वस्तुओं का करते थे। कारण कहता है कि आहार के लोगों को ताम्र के स्थानीय रूप से मिलने से प्रारंभ से ही प्रगलन और धातु कर्म की कला अवगत थी। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक। नेक्स्ट है, अच्छा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आहार पुरास्थल दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनास, बेड़च तथा आहार नदियों के किनारे स्थित था। इसकी खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। आहार के निवासी अन्य पुरास्थलों के समान सूक्ष्म पाषाणिक औजार पाषाण कुल्हाड़ी या धारों का उपयोग नहीं करते थे। प्राप्त साक्ष्यों के से स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग ताम्र निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते थे। ताम्र निर्मित वस्तुओं में सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठी, शलाका और पत्तरें प्राप्त हुई हैं। अतः स्पष्ट है कि आहार के लोगों को ताम्र के स्थानीय रूप से मिलने के प्रारंभ से ही प्रगलन और धातु कर्म की कला का ज्ञान था। ठीक है। नेक्स्ट है स्थायी जीवन की ओर। तो भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग
उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो भारत में नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि सामान्यतः मेहरगढ़ को छोड़कर 4000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मेहरगढ़ से प्राप्त तिथि लगभग 7000 ईसा पूर्व है और सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की जानकारी लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व ज्ञात थी। नवपाषाण कालीन स्थलों से कृषि के अतिरिक्त हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार भी प्राप्त होते हैं। जैसे चिरान पुरास्थल से हिरण के सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त होते हैं। चिरान से नवपाषाण कालीन हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगते हैं। नवपाषाण कालीन लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने का ठिकाना बना चुके थे, किंतु वे पूरी तरह से पाषाण निर्मित उपकरणों और शस्त्र पर निर्भर नहीं थे। इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार आबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे? तो ये है आपका चिरांद में। सांभर प्रदेश के एक सेकेंड, हाँ चिरांद, सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। तो ये है आपकी 7000 से 6000 बीसी, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस लेसन से, नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। तो यहाँ पे भाई नियोलिथिक लोग जो है वो पत्थर से बने उपकरणों और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर नहीं थे, और नियोलिथिक लोग जो है वो पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। ये सही है, तो ए सही है, आर आपका गलत है। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। ठीक है, तो आईवीसी में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधित निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार के द्वारा 7000 बीसी तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था? ये किया जाता था मेहरगढ़ में। तो वर्तमान समय में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों ने पाया कि हड़प्पा काल के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चिकित्सा और दंत चिकित्सा का ज्ञान था। शारीरिक मानक विज्ञानी जिन्होंने मिसौरी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर एंडिया क्यूसिना की परीक्षण ने उस समय खोज की जब वो पुरुषों में से एक से दांत साफ कर रहे थे। बाद में उसी क्षेत्र में किए गए शोध में पाया गया कि दांतों का 7000 ईसा पूर्व में डेटिंग किया गया है और तकनीकी रूप से लिखित साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। मेहरगढ़ से ही धातु का पहला प्रमाण प्राप्त होता है और यहाँ से ताम्र निर्मित धारदार हथियार, एक ड्रिल तथा औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण डैश पर था? तो ये था बलूचिस्तान में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण बलूचिस्तान पर था। अब हम आरंभिक नगर से क्वेश्चन करेंगे। इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों को उनके उत्खनन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और हड़प्पा। तो भैया सबसे पहले किसकी खोज की गई? तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई है 1921 से 22 में। उसके बाद लोथल खोजा गया था 1957 से 58 में। कालीबंगा 1961 में खोजा गया और धौलावीरा 1990 से 91 में खोजा गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सील भी है, शहरी नियोजन भी है और आभूषण भी है। चलिए पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषताओं में नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, वृहद स्नानागार, अन्नागार, मोहरे यानी कि सील, आभूषण यानी कि सोने, मनके आदि का हार, कला जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य से नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा से प्राप्त पाषाण निर्मित मृतक नर्तकी की मूर्ति आदि, लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा आदि प्रमुख है। हड़प्पा कस्बों को बड़े डैश ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। तो हड़प्पा कस्बों को आयताकार बड़े आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। तो हड़प्पा कस्बों को बड़े आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे बना होता था, और पूर्वी भाग क्या होता था? बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में बना होता था। अब लिस्ट में कूट की सहायता से सही उत्तर को हमें चुनना है। कहाँ से क्या मिला, चलो ढूंढते हैं। तो हमें लोथल से डाकयार्ड मिला है, ठीक है, यानी कि गोदीबाड़ा, ये एकदम
पक्की बात है, तो बी का तो 2 हो जाएगा। ठीक, और हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से हमें नाचने वाली लड़की की मूर्ति मिली, तो डी का हो जाएगा 3। ठीक है, तो B2 और D3 ढूंढ लो भैया, तो ये डी नंबर ऑप्शन आ गया हमारा। तो हड़प्पा से हमको क्या मिला, हड़प्पा से हमें हल चलाए हुए खेत मिले, लोथल से हमें डाकयार्ड मिला, कालीबंगा सॉरी गलत हो गया, एक सेकेंड, ये हड़प्पा से हमें सिमेट्री मिली, लोथल से हमें डाकयार्ड मिला, कालीबंगा से हमें हल चलाए हुए खेत मिले और मोहनजोदड़ो से हमें नाचने वाली लड़की की मूर्ति मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक को कथन और दूसरे को कारण कहा जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग अपनी जल आवश्यकता का ध्यान रखते थे और एवं जल प्रबंध के प्रति जागरूक थे। बिल्कुल सही बात है। कारण कहता है कि मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कुएं खुदवाए गए थे, तो भैया ए और आर दोनों सही है और दो व्याख्या भी सही हो रही है। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें सड़क, मकान, जल प्रबंध, नाली, कुआं आदि की उत्तम व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं अपनी जल आवश्यकताओं और उसके निकास के प्रति काफी जागरूक थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाइयों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि से बड़ी संख्या में कुएं और नालियों के साक्ष्य मिले हैं। इन नगरों के कुछ घरों में तो अपने अपने कुएं भी प्राप्त हुए हैं। प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जल निकासी प्रणाली थी। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब हड़प्पा सभ्यता काल से नहीं प्राप्त हुई है, जबकि पक्की ईंटें चनहूदरों से तथा दीवारों की इंग्लिश बांड प्रणाली कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नगर नियोजन तथा मोहरों के आधार पर हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। हड़प्पा की मोहरें स्टीटाइट नामक पत्थर से बनी थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी जल निकास प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता के काल में नहीं थी, तो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के काल में नहीं थी। निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है नगर नियोजन और मोहर से। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है नगर नियोजन और मोहर से। हड़प्पा की मोहर आमतौर पर मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे कहा जाता था स्टीटाइट। क्या कहा जाता था? स्टीटाइट। ठीक, अब हम भवन, नाले और सड़कें देखेंगे। तो अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे, तो ये प्रयोग करते थे लकड़ी का भी, बलुआ पत्थर का, पती हुई और दग्ध ईंटों का भी, तो बहुत सारी उनमें से एक से अधिक है। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग अपने घरों को बनाने के लिए लकड़ी और पकी हुई दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग मकानों की छतें भी लकड़ी से बनाते थे। दरवाजे, खिड़कियां आदि को बनाने में लकड़ी की ही मुख्य सामग्री थी। सिंधु घाटी के लोग मकान, नालियां तथा स्नानगृह अच्छी तरह पकी यानी कि दग्ध ईंटों की सहायता से बनाते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। सिंधु घाटी से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट जो है वो 51.43 सेंटीमीटर यानी 51.43 सेंटीमीटर इंटू 26.27 सेंटीमीटर के आकार की है। समांतर 27.94 सेंटीमीटर इंटू 13.97 सेंटीमीटर इंटू 6.35 सेंटीमीटर अनुपात 4:2:1 के आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं नगरीय जीवन की। तो हड़प्पा जीवन का एक पहलू जो हड़प्पन व्यवस्था का आधार था, लेकिन जिसके बारे में थोड़ा बहुत या नहीं के बराबर मालूम है, तो वो है आपका ग्रामीण जीवन। तो हड़प्पा व्यवस्था का आधार ग्रामीण जीवन था, किंतु इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी और इस युग में टिन और तांबा मिलाकर कांसे के औजार और मूर्तियां आदि बहुतायत में बनाए गए हैं, जिसके कारण इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा काल में नगरीकरण हुआ, किंतु गरीब और अमीर वर्ग के मध्य असमानता उनके निवास स्थान, उनके द्वारा प्रयुक्त आभूषण एवं कीमती बर्तनों, रहन सहन, मनोरंजन के स्थान आदि के कारण बढ़ी है। हड़प्पा काल के लोग मनोरंजन के लिए शतरंज, पासा, नृत्य, शिकार आदि साधनों का उपयोग करते थे। हड़प्पाई लोगों में दाह संस्कार विधि के अंतर्गत पूर्ण समाधान यानी कि मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा, जिसमें मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर होता था, आंशिक शवाधान, मृतक को खुले में छोड़ना तथा दाह संस्कार विधि प्रचलित थी। शवों को दफनाते समय मृतक के द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं को भी रखा जाता था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दो कथन दिए हैं, एक को दावा और कारण। तो कांस्य युग में नगरीकरण हुआ, कारण है धनवान और गरीबों के बीच की असमता बढ़ी। तो ये ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। डैश ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। तो भैया ये जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे और मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे। तो ये तीन ही सही है आपके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पई लोगों के मनोरंजन के साधन थे? तो हड़प्पई लोगों के मनोरंजन का साधन क्या क्या होता था? तो ये होता था चारों, शतरंज भी, पासा भी, नृत्य भी और शिकार भी। ये क्वेश्चन पीजीटी में आपका आया। नगर और नए शिल्प। तो निम्नलिखित किस हड़प्पन पुरास्थल पर पक्की मिट्टी का हल मिला है? बनावली, दौलतपुर, मोहनजोदड़ो और पादरी। तो ये मिला है आपका बनावली से। बनावली नामक हड़प्पाई स्थल से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली का उत्खनन 1973-74 में आर.एस. बिस्ट के द्वारा करवाया गया था। बनावली के कई मकानों से अग्निवेदियां मिली है। यहाँ से एक जौहरी का मकान प्राप्त हुआ है जिसमें सोना, लाजवर्द एवं कार्नेलियन के मनके प्राप्त हुए हैं। बनावली घग्गर की सहायक रंगोई नदी पर स्थित है, रंगोई नदी पर। और बनावली के अतिरिक्त लोथल, आमरी, कालीबंगा, नागेश्वर, राखीगढ़ी आदि स्थानों से भी अग्नि वेदिका प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित किन हड़प्पी स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो अग्नि वेदिका के प्रमाण आमरी, बनावली और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर जो है वो भादर नदी के किनारे नहीं है, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे है। राखीगढ़ी दृष्टि है, रोपड़ में सतलज है और मांडा जो है वो चेनाब के किनारे पर है। कच्चे माल की खोज में नगरी लोगों का भोजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? रोपड़, संघोल, कालीबंगा। बताइए क्या? तो ये है आपका कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कालीबंगा है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता से पश्चिम एशिया की वस्तुएं नग्न मात्रा में मिली हैं। पारस की खाड़ी के शैली में बना एक मुहर लोथल से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ लाजवर्द के मनके अथवा हड़प्पा के सीमेंट्री एच में पाए गए लाजवर्द के लॉकेट शायद पश्चिम एशिया से मंगाए गए थे। कालीबंगा में पाए गए कुछ बेलनाकार मुहर अपने प्रतीकों के आधार पर पश्चिम एशिया के कहे जा सकते हैं। हड़प्पा काल में धातु तथा कीमती नग जैसे कि वैदूर्य मणि का आयात बाचका से, चांदी का अफगानिस्तान और ईरान से आयात प्रमुखता से किया जाता था, जबकि निर्यातित वस्तुओं में मोती, शंख, कपड़ा यानी कपास से निर्मित, टेराकोटा को मूर्तियां आदि प्रमुख थी। हड़प्पा के लोग पश्चिम एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात करते थे। हड़प्पा काल में कपास तथा इससे बने सूती वस्त्रों का निर्यात बड़े पैमाने पर विदेशों में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग फसलों में गेहूं, धान, जौ, तिल, सरसों आदि उगाते थे, यद्यपि इनका प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ था। हड़प्पा वासियों के द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? तो वो थी कपड़ा। कपड़ा जो है वो निर्यात करते थे। हड़प्पा लोगों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु, तो आयात करते थे धातु और कीमती नग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दो महत्वपूर्ण हड़प्पा फसलों को दर्शाता है? तो गेहूं और जौ जो है वो हड़प्पा की प्रमुख फसलें थी। उस क्षेत्र को पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। तो कहाँ नहीं मिले? बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र में, निम्न हिमालय क्षेत्र में या उत्तरी महाराष्ट्र में। तो ये हमें नहीं मिले हैं आपके हिमालय क्षेत्र में। तो सिंधु सभ्यता के पुरास्थल निम्न हिमालय क्षेत्र में अभी तक नहीं पाए गए। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ तथा सुतकांगे डोर, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र में कालीबंगा और उत्तरी महाराष्ट्र में दैमाबाद और इनाम गांव से अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक पुरास्थल गुजरात में खोजे गए थे।
धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और इसकी खोज 1967 से 68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। धौलावीरा के पूर्वी प्रवेश द्वार से चूना पत्थर के स्तंभों के आधार तथा पॉलिश्ड श्वेत पाषाण स्तंभों के सतह के टुकड़े मिले हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पॉलिश किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं गुजरात में। सभ्यता के अंत का रहस्य। तो हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी। इस प्रकार व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में अस्थि पंजर को देखने के बाद ये बात कही थी। तो हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी, ये कथन मॉर्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त अस्थि पंजर को देखने के बाद कहा था। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए बाह्य आक्रमण का सिद्धांत अपनी पुस्तक हड़प्पा 1946 एशियंट इंडिया में स्वीकार किया है। नेक्स्ट है अन्यत्र। तो निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हड़प्पा, सनौली, कुणाल और हस्तिनापुर को। तो कुणाल जो है वो पाक हड़प्पा काल है, हड़प्पा जो है वो विकसित हड़प्पा काल है, सनौली हड़प्पोत्तर काल है और हस्तिनापुर वैदिक काल में आता है। अब क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्यपुस्तक है। तो ये पाठ्यपुस्तक कौन सी है? तो ये है वेद। तो वेद भारतीय उपमहाद्वीप में अभी तक विद्यमान पाठ्यपुस्तकों में प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य ग्रंथ है, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये एक संहिता है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की तिथि के विषय में भी काफ़ी मतभेद है। मैक्स मूलर ईसा पूर्व 1200 से 1000 इसकी तिथि मानते हैं, जबकि जैकोबी ने इसका रचना काल तृतीय सहस्त्राब्दी बताया है। कई मतों पर विचार करने के उपरांत हम सामान्यतः ऋग्वेद को ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का मान सकते हैं। निम्न की जोड़ियां बनानी हैं। तो वेदांग और विषय। तो कल्प, निरुक्त, व्याकरण और शिक्षा। जोड़ी बनाते हैं। स्टार लगा हुआ है तो इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है, उत्तर अलग माना गया। तो वेदांग कल्प यानी कि वेद का हाथ, धर्म विधि कर्मकांड मिल जाएगा। निरुक्त वेद के स्रोत है, व्युत्पत्ति होगी। व्याकरण वेद का मुख्य है, व्याकरण ग्रामर शब्दों का मीमांसा करता है। शिक्षा वेद की नासिका है, उच्चारण वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों में कुछ श्लोकों की रचना की थी? तो वो थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा प्राचीन भारत की एक नारी दार्शनिक एवं ब्रह्मवादिनी थी। वे महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, जिनकी सृष्टि उन्होंने स्वयं की थी। वे वेदों की व्याख्याता और टीकाकार थी। उन्होंने वेदों के संदर्भ में कई मंत्रों या श्लोकों का निर्माण किया था। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सी है? तो वेदों में सबसे प्राचीन उपयुक्त में से तो कोई नहीं है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद माना जाता है, ठीक है। तो वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और इसकी भाषा संस्कृत है। हिंदू परंपरा में वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। वेद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसका संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। बालखिल्य के 11 सूक्त शामिल हैं। प्रोफेसर जैकोबी यानी कि जैकोबी ने ऋग्वेद का रचना काल ईसा पूर्व 3रा मिलेनियम माना, जबकि कुछ विद्वानों ने इसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य स्वीकार किया। ऋग्वैदिक काल प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त थे, क्योंकि इसी समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, विवाह करने, कला तथा युद्ध में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, पुरंदर थे तथा इनके बाद अग्नि, अरुण, वरुण, नासिद और देवियों में उषा, अदिति आदि पूजनीय थे। नेक्स्ट है प्रोफेसर जैकोबी का मत है कि ऋग्वेद को लिखा गया था। तो ऋग्वेद को ईसा पूर्व में 3रे मिलेनियम में लिखा गया था।
निम्न वेदों में से सबसे पुरातन वेद कौन सा है? तो सबसे पुरातन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो ऋग्वेद में आपको सीता जी नहीं मिलती हैं और तारावती नहीं मिलती हैं। उषा का उल्लेख है और अदिति का भी उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण थे इंद्र, क्योंकि इनके 250 श्लोक मिले हैं। इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? तो ये प्रारंभिक वैदिक काल की बात हो रही है। वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की भाषा है आपकी संस्कृत। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं बताओ? इसमें से तो कोई नहीं है, अभी पढ़ा था। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? कहाँ गया? 11 सूक्त, 1028 सूक्त है ना? तो इसमें 1028 का ऑप्शन नहीं है। ब्राह्मणों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अथर्ववेद का सिर्फ एक ही है भाई, गोपथ। डी का हो गया 3। ठीक, ऋग्वेद का है आपका कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद का है आपका तैत्तिरीय। सामवेद का है आपका पंचविश। चलिए, निम्नलिखित में से प्रथम बार किस ग्रंथ में औषधियों का उल्लेख किया गया है? तो औषधियों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में प्रथम बार औषधियों का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद यानी जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद के अद्वाहिक सूत्र में मिलता है। अरुंधति अथर्ववेद में उल्लिखित एक रोगनाशक जड़ी बूटी थी। अंग, मगध और अयोध्या का उल्लेख भी सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही मिलता है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। समाज के 4 प्रकार के भागों को स्पष्ट रूप में इसमें बनाया जाता है या बताया जाता है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में समाज के 4 प्रकार के भागों को बताया जाता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में समाज के 4 प्रकार के वर्गों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। और इसी ग्रंथ में गाय को अधन्य या अधन्या या हत्या न करने योग्य कहा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, वितस्ता यानी कि झेलम, परुश्रणी, रावी, अस्किनी, चेनाब, विपाशा, व्यास, शतुद्री, सतलज आदि का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। वैदिक काल में कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है और हल के फाल से जोती गई भूमि को सीता कहा जाता था, जबकि उपजाऊ भूमि को उर्वर कहा जाता है। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण यानी कि तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था तथा सोने के सिक्के को निष्क कहा गया, जो कि स्वर्ण आभूषण का टुकड़ा होता था। कौन है? जोती हुई जमीन को वैदिक काल में कहा जाता था। तो जोती हुई जमीन को वैदिक काल में इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता था। वैदिक काल में झेलम नदी को निम्न नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में झेलम नदी को जाना जाता था वितस्ता नाम से। ठीक, नेक्स्ट है, ऋग्वेद में बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अधन्य है। नहीं, ये लीजिए, वहाँ चला जाके। ऋग्वेद में बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अदन, जिसे मारा नहीं जाता। इसको लागू होता है किस पे? तो लागू होती है ये गाय पर। गाय को मारा नहीं जाता। नेक्स्ट है, किस नदी का प्राचीनतम नाम अस्किनी था? तो प्राचीनतम नाम अस्किनी था चेनाब नदी का। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तो ऋग्वेद में तक्षण बढ़ई को कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में इस्तेमाल होने वाले सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो सोने को सिक्कों को निष्क कहा जाता था। संस्कृत और अन्य भाषाएं देख लेते हैं। तो 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए हैं? तो ये एकत्रित किए थे कॉलिन मैकेंजी ने।
1810 के दशक में कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए थे। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का काम शुरू किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के उत्कीर्ण अभिलेखों के समूह को प्रस्तुत किया था, जबकि मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। नेक्स्ट है लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। तो भारत के मूल निवासी कौन थे? भारत के मूल निवासी थे द्रविड़। ठीक है, तो भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे। आर्यों का मूल निवास विवाद का विषय रहा है। वो प्रमुख विद्वानों में मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया स्वीकार किया, जबकि गाइस, हंगरी और बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक क्षेत्र को मानते हैं। ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है दुर्ग। आर्यों ने इन दुर्गों को नष्ट कर अनार्यों पर विजय प्राप्त करी और आर्य सत्ता को स्थापित किया। ऋग्वेद को 7वें मंडल में आर्यवर्ण तथा 10 राजाओं के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, और ये युद्ध परशुननी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। इस 10 राजाओं के संघ को त्रिस्तु यानी कि भरत के राजा सुदास ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, कौन से वेदों में आर्य वर्ण और 10 राजन का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में आर्य वर्ण और 10 राजन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी रावी नदी के तट पर 10 राजाओं की लड़ाई। निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, ये बात बताई है मैक्स मूलर ने। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का क्या अर्थ होता है? तो पुर का अर्थ होता है दुर्ग। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। तो डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो डोलमेंस शब्द का तात्पर्य है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। तो डोलमेंस गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित महापाषाणकालीन समाधियां थी। डोलमेंस पत्थर की मेज की तरह दिखाई देते हैं, और इस प्रकार की कब्रें ब्रह्मगिरी, कर्नाटक, चिंगलपुट, तमिलनाडु आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो ये 6 नंबर चैप्टर अब हम करेंगे कल यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कनेक्टेड रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करूँगी, जल्दी से जल्दी ये बुक भी फिनिश हो जाए। तो अगर आप साथ देंगे तो 1 घंटे का वीडियो मैं सोच रही हूँ करने का। बाकी अगर आप बोर हो जाते हैं तो मैं फिर आधे घंटे का ही दूँगी। तो ये भी आधे घंटे का वीडियो है, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलेगा ही, है ना। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय, कल।